क्या आपने कभी ये विचार किया है कि कैसा होगा वो समाज जहां आपका जन्म ही तय कर दे कि आप क्या खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, किससे बात करेंगे और यहाँ तक कि कौन सा पानी पिएंगे। जहां कुछ लोगों को जन्म से ही बड़ा मान लिया जाता है और कुछ को छोटा। सदियों से एक ऐसी ही गहरी पीड़ा हमारे समाज में भी थी। इस पीड़ा ने एक चिंगारी को जन्म दिया और 25 दिसंबर 1927 की ये रात, ये चिंगारी महाड़ में एक बड़ी आग बन गई थी। उस रात को एक किताब जलाई गई थी, मनुस्मृति। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी बल्कि सदियों से चले आ रहे भेदभाव और अन्याय के खिलाफ एक जोरदार आवाज थी। यह घटना भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसने न केवल समाज में बराबरी और इंसाफ की एक नई सुबह का रास्ता खोला, बल्कि ये सवाल भी उठाया कि क्या कोई पुरानी किताब या परंपरा इंसान की इज्जत और बराबरी से ऊपर हो सकती है। इस घटना ने दिखाया कि जब अपमान की आग दिल में सुलगती है तो कैसे समाज में एक बड़े बदलाव की ज्वाला बन जाती है। इस आग ने एक ऐसी उम्मीद जगाई जो सिर्फ पुरानी चीजों को खत्म करने की नहीं, बल्कि सम्मान और बराबरी के एक नए दौर को बनाने की थी। मनुस्मृति, जो करीब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के दौरान लिखी गई मानी जाती है, प्राचीन भारत की एक अहम कानून की किताब है। इसमें इंसान के जीवन से जुड़े सभी नियम, समाज के काम, तौर तरीके और राज चलाने के सभी सिद्धांत लिखे हुए हैं। इसे पुराने भारतीय समाज को समझने के लिए एक जरूरी किताब और हिंदू राजकाज के सिद्धांतों का स्रोत भी माना जाता है। इन्हें मानने वाले कहते हैं कि मनुस्मृति ने पुराने भारतीय समाज की व्यवस्थाओं और उसके नियमों को बताया है, जो उस समय के हिसाब से ठीक थे, और मनु को अपने समय का जाने माने विद्वान और एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लेकिन मनुस्मृति ने भारतीय समाज पर बहुत गहरा असर डाला है और यह लंबे समय से विवादों में भी रही है। इसमें समाज को 4 मुख्य वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के कारण समाज में बहुत भेदभाव पैदा हुआ। शूद्रों की हालत खासकर इतनी खराब थी कि उन्हें पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी और उन्हें एक जाति के रूप में देखा जाता था, जिसका मतलब है कि उन्हें केवल सेवा करने वाला वर्ग माना जाता था। मनुस्मृति में शूद्रों के लिए इतने कड़े नियम और सजाएं थी, जैसे उन्हें वेद पढ़ने या सुनने का अधिकार नहीं था। यदि कोई शूद्र ऐसा करता पाया जाता तो उनके लिए कड़ी सजा मिलती, यहाँ तक कि उनके कानों में खौलता हुआ तेल तक डालने की भयानक सजा थी। और दूसरी तरफ मनुस्मृति में महिलाओं को पुरुषों से कमजोर माना गया है। इसमें एक श्लोक को देखिए, जिसमें कहा गया है कि लड़की को हमेशा अपने पिता, पति और बेटे के सहारे रहना चाहिए, वह किसी भी हाल में आजाद नहीं हो सकती। इसका मतलब था कि एक महिला अपनी मर्जी से कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती थी, न अपनी संपत्ति रख सकती थी, न अपने पसंद का जीवन साथी चुन सकती थी। कुछ श्लोकों में महिलाओं को पुरुषों को भटकाने वाला स्वभाव रखने वाला भी बताया गया है। मनुस्मृति पर लगाए जाने वाले मुख्य आरोपों में जन्म के आधार पर जाति बनाना, शूद्रों के लिए सख्त सजा और महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार देना शामिल है। यही बड़ा टकराव मनुस्मृति को जलाने की असली वजह बना, क्योंकि पुरानी परंपरा और बराबरी के बीच एक बड़ा झगड़ा दिखाता था। जातिगत भेदभाव का दर्द अक्सर दिखता नहीं, लेकिन यह इंसान के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। कल्पना कीजिए एक छोटा बच्चा रवि, जिसे स्कूल में प्यास लगने पर सार्वजनिक नल से पानी पीने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि वह नीची जाति से है। उसे क्लास में अलग बिठाया जाता है और उसके मन में बार बार यह सवाल उठता है कि क्या उसका जन्म ही उसकी किस्मत है। यह सिर्फ पानी का सवाल नहीं, बल्कि इंसान की इज्जत और बराबरी के अधिकार का सवाल था। यह अपमान की भावना जो सदियों से लाखों लोगों ने झेली, दलित साहित्य में भी साफ साफ बताई गई है। करुकुकू और शिकंजे का दर्द जैसी रचनाएं दलितों, खासकर दलित महिलाओं के गहरे संघर्ष को दर्शाती हैं, जहां उन्हें जाति और लिंग के कारण दोहरी मार झेलनी पड़ती है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इस पीड़ा को भुगता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय समाज में सुधार और अछूतों तथा दलितों को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया था। उनका पक्का मानना था कि अगर हिंदू समाज को आगे बढ़ाना है तो छुआछूत को जड़ से खत्म करना जरूरी है। वे उन किताबों को नहीं मानते थे जो समाज में अन्याय का साथ देती थी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जाति का धर्म से कोई लेना देना नहीं था और यह देश और इंसान दोनों के विकास के लिए हानिकारक है। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को ब्राह्मणवादी सोच की मुख्य किताब माना है। उनके अनुसार यह किताब कुछ खास लोगों को जन्म से ही बड़ा बताती थी, जबकि दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को जन्म से ही छोटा। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत में रंग, लिंग, इलाके के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। उनका मुख्य लक्ष्य समाज के सबसे कमजोर तबके के अधिकारों और हितों को सुरक्षित रखना था। वे मानते थे कि दलितों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ उन्हें ऊंचे वर्गों की हमदर्दी ही काफी नहीं है, बल्कि उनका मानना था कि दलितों का असली विकास तभी होगा जब वे खुद सक्रिय और जागरूक होंगे।
इसलिए उन्होंने शिक्षित बनो, आंदोलन चलाओ और संगठित रहो का नारा दिया। यह नारा आत्मसम्मान की उस पुकार का प्रतीक था जिसने सदियों के अपमान को चुनौती देने की शक्ति दी। महाड़ सत्याग्रह 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति की दहन घटना भारतीय इतिहास में दलित आंदोलन की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। यह पहली बार था कि समुदाय ने मिलकर जाति व्यवस्था को नकारने और अपने मानवाधिकारों पर जोर डालने का फैसला लिया हो। इस घटना की शुरुआत 1923 में बने एक कानून से हुई थी जिसने दलितों को सार्वजनिक जगहों पर पहुंचने की इजाजत तो दी थी, लेकिन यह कानून असल में लागू नहीं हो पाया था। डॉक्टर अंबेडकर को महाड़ में दलितों के लिए एक सभा का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया था, जो जल्द ही बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गई। इस आंदोलन का मुख्य मकसद महाड़ के चावदार तालाब से दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाना था। यह तालाब दलितों के आत्मसम्मान और बराबरी की लड़ाई का प्रतीक बन गया था। करीब 2500 दलित लोग इस तालाब तक एक साथ चलकर गए। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद उस तालाब से पानी पिया, जो भेदभाव के खिलाफ एक शक्तिशाली विरोध था। इस घटना के बाद ऊंची जाति के हिंदुओं ने तालाब को गाय के गोबर और गौमूत्र से शुद्ध किया। यह हरकत दलितों के आत्मसम्मान पर एक सीधी चोट थी, क्योंकि इसका मतलब था कि दलितों के पानी पीने से तालाब अशुद्ध हो गया था, जिसे फिर पवित्र करने की जरूरत पड़ी थी। इसी आंदोलन के दौरान 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह सिर्फ एक किताब का दहन नहीं था, बल्कि सदियों के सामाजिक अन्याय और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त क्रांतिकारी विरोध था। दहन के लिए एक आग जलाने की जगह बनाई गई और उसे चंदन की लकड़ियों से तैयार किया गया। रात करीब 9 बजे मनुस्मृति का दहन गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने अन्य 5 अस्पृश्य साधुओं के साथ किया, जो डॉक्टर अंबेडकर के मार्गदर्शन और उपस्थिति में हुआ। इस खास इशारे के जरिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक साफ संदेश दिया। यह आग केवल कागज की किताब को नहीं जलाएगी, बल्कि सदियों की गुलामी वाली सोच को भी जलाकर राख कर देगी। इस घटना ने दलितों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जगाई और जातिगत भेदभाव के खिलाफ भविष्य की लड़ाई के लिए एक रास्ता दिखाया। महाड़ सत्याग्रह ने डॉक्टर अंबेडकर को दबे कुचले लोगों का सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित किया और भारत में समानता की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यह एक बदलाव लाने वाला कदम था, जो एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर पहला बड़ा कदम था जहां सभी को न्याय और समानता मिले। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा मनुस्मृति दहन की घटना केवल एक पुरानी तारीख नहीं, बल्कि एक हमेशा रहने वाला निशान है। यह भेदभाव, असमानता और अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ने की हिम्मत है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी समाज में तर्क, इंसानियत और समानता के सिद्धांतों को सबसे ऊपर होना चाहिए। मनुस्मृति अपने पुराने नियमों और वर्ण व्यवस्था के कारण आज के लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय संविधान के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनके काम इस बात का सबूत है कि असली तरक्की तभी मुमकिन है जब समाज के सबसे कमजोर तबके को मजबूत बनाया जाए और उन्हें इज्जत से जीने का अधिकार मिले। उनका यह कदम केवल एक किताब को जलाना नहीं था, बल्कि उस सोच को चुनौती देना था जिसने सदियों से लाखों लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों से दूर रखा। उन्होंने साफ किया कि धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते और किसी की काबिलियत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके गुणों से तय होनी चाहिए। आज भी जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर का यह क्रांतिकारी कदम हमें रास्ता दिखाता है। उनका दिया नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलन चलाओ, आज भी उतना ही जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना, एकजुट होकर लड़ना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज की एक नींव है। मनुस्मृति दहन की आग हमें याद दिलाती है कि हमारा संविधान ही हमारे समाज की सबसे बड़ी किताब होनी चाहिए, जो हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का अधिकार देती है। यह एक शक्तिशाली संदेश है कि इंसान की इज्जत से बढ़कर कोई परंपरा नहीं होनी चाहिए।